वो ट्रेनिंग फौज ने पाया है कि वो ट्रेनिंग सफिशेंट नहीं है और इसीलिए ट्रेनिंग का जो पीरियड है उसको बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते, 24 हफ्ते से बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते करने की बात कही जा रही है। तो यानी कि ये कितना बड़ा घातक ये योजना साबित हुई देश के फौज के लिए। एक तरफ तो पूरी तरीके से ट्रेंड फौजी आपके चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं और दूसरी तरफ ऐसे अग्निवीर जिनको पूरी ट्रेनिंग भी नहीं आपने दी, उनको उनके मुकाबले में खड़ा करने का काम आपने किया है। जो आज आपकी देश की फौज का इंटरनल सर्वे ये बता रहा है कि जो ट्रेनिंग की जो बात है, ये ट्रेनिंग की बात कहीं ना कहीं इससे नुकसान हुआ है। देश की फौज भी ट्रेनिंग की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं है। ये भी एक बहुत गंभीर प्रश्न है। इसके साथ अगला सवाल जो इस रिपोर्ट्स के माध्यम से आया है कि भारत की लॉन्ग टर्म डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लेकर है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए देश की फौज की जो भूमिका होती है और उसका जो फौज का जो स्तर होता है उसको लेकर है। जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सर्विसेज है, ये भी हमने ये पॉइंट आपके बीच में रखा था कि उसमें जो सीनियर टेक्निकल पर्सनल जो फौज को ज़रूरत होती है, अग्निवीर, क्योंकि सभी अग्निवीर के माध्यम से आ रहे हैं, उसमें बड़ी शॉर्टफॉल आ चुकी है फौज में। और ये कहा गया है कि 2035 तक बड़ी भारी शॉर्टफॉल आ जाएगी। जो फौज जिस पे हमें नाज है, यानी कि हर रोज़ ये अग्निवीर योजना उस फौज की साख को गिराने का काम कर रही है। इतनी घातक योजना साबित हुई। ये बताता है कि यानी कि जहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग की आवश्यकता है अच्छी तरीके से हमारी डिफेंस इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए, वहाँ पर हमने शुरू से ये बात कही थी, वो बात अब इस रिपोर्ट में भी आपके सामने आ चुकी है। और अब कहा जा रहा है कि इन सभी बातों को देखते हुए 2-3 कदम उठाए जाएंगे। जैसे मैंने कहा, 4 से बढ़ाकर 7 साल की एक बात आ रही है चर्चा में। 25% जो रिटेन किए जा रहे अग्निवीर उससे बढ़ाकर 60 और 70% रिटेन किए जाएंगे। ये भी एक चर्चा का विषय आया है अखबारों के माध्यम से। और ये ट्रेनिंग को बढ़ाकर, सबसे पहले मैं अपनी बात जो हमने शुरू में मैंने जिस बिंदु से शुरू करी कि इस तरह की जो भी चर्चाएं हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं। अगर ये सुझाव आ रहे हैं इनको हम रिजेक्ट करते हैं। अग्निवीर योजना को हम रिजेक्ट करते हैं और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, क्योंकि देश की फौज और देश की सुरक्षा कभी राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता। इस देश में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि हमारी देश की फौज मजबूत हो। हमारी देश की फौज दुनिया में सबसे मजबूती से देश की रक्षा करे। देश में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा, इसीलिए, और ना ही कोई राजनीतिक दल ऐसा होगा। तो आज इस पूरी तरह स्कीम को स्क्रैप करके पक्की भर्ती को दोबारा से शुरू करें, ये हम मांग इस सरकार से करना चाहते हैं। और आपने देखा भी होगा, चुनावों के नतीजे भी ये दर्शाते हैं। जो राज्य, जो प्रदेश जहां से ज्यादातर हमारी देश की फौज आती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे तमिलनाडु, ये ऐसे प्रदेश हैं जहां से हमारे देश, चाहे केरल हो, हमारे देश की फौज का बड़ा हिस्सा इन प्रदेशों से आता है। वहां पर आपने देखा होगा लोगों ने भी, केवल देश की फौज ने इसको रिजेक्ट नहीं किया, देश के जनमानस ने भी इस स्कीम को रिजेक्ट करने का काम किया है। और ये हमारा सवाल भी है कि ये योजना ना तो देश की सुरक्षा के हित में पाई गई, ना देश के नौजवान के हित में पाई गई, और ना देश के हित में पाई गई। तो ये योजना लाई कैसे? और ना ही ये भाजपा के घोषणा पत्र में थी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं थी। और इसको योजना को लागू करने की मांग भी देश में कोई नहीं कर रहा था। ना फौज कर रही थी, देश का कोई नौजवान कर रहा था, ना भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये योजना थी, ना देश का कोई वर्ग कह रहा था अग्निपथ योजना लेके आओ। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, ये भी आज आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं सरकार से, कि सरकार ये बताए कि ऐसा घातक सुझाव किसके, ना सिर्फ इस योजना को वापस करे,
लेकिन सरकार ये भी बताए किसके सुझाव पर ऐसी घातक योजना जो देश की फौज को के लिए नुकसानदायक साबित हुई सरकार लेके आई। क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी सरकार ने ऐसे फैसले किए, बाद में पता चला कि किसी ने उसका सुझाव दिया था। कांग्रेस पार्टी का अब स्टैंड है क्योंकि आप लोगों ने यही न्यूज़ रिपोर्ट जो थी वो कोट की थी। सेकंड क्वेश्चन सर आपके स्टेट से रिलेटेड है। आप लोगों का वोट परसेंटेज बढ़ा है, असेंबली इलेक्शंस की तैयारी आप लोग करें, लेकिन उससे ठीक पहले आप ही के कुछ नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो ठीक नहीं हुआ था और उसी के कारण से हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाए जितना कांग्रेस पार्टी कर सकती थी जमीनी स्तर पे। किरण चौधरी, कुमारी शैलजा जैसे कई नेताओं के बयान आए हैं सर। देखिए, पहली बात जो आपने कहा कि ईवीएम की बात जहाँ तक है, हमारी पार्टी का एक स्टैंड रहा है, हमारे नेतृत्व का इस पर बड़ा स्पष्ट स्टैंड रहा है कि चुनाव की किसी भी प्रजातंत्र, खास तौर पे देश जो हमारा दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रजातंत्र है, उसमें चुनाव प्रक्रिया की साख पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठने चाहिए। ये जिम्मेदारी देश की इलेक्शन कमीशन को निभानी चाहिए। देश के इलेक्शन कमीशन को इस रूप से अपनी जिम्मेदारी वो निभाए कि कहीं भी कोई प्रश्न उठने की गुंजाइश ही ना हो। ये जिम्मेदारी है देश के इलेक्शन कमीशन की। लेकिन यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की भूमिकाओं पे ही प्रश्न उठते हैं। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर अनेक प्रश्न उठते हैं। पिछला मेरा स्वयं का पिछला लोकसभा चुनाव का जिस रूप से जो है कई गिनती प्रक्रिया हुई थी, वो प्रश्न चिन्ह आज भी मेरे मस्तिष्क में है। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं देश के प्रजातंत्र को की साख को बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में कांग्रेस एकजुट है। आप लोग खबरें तलाशते रहें, हम लोग सरकार बनाएंगे कांग्रेस पार्टी की बात। एक सवाल है, अग्निवीर योजना जब आई थी तो ये भी एक अल्टरनेट दिया गया था कि भाई जो अग्निवीर योजना से रिटायर हो गए, यानी कि 4 साल के बाद फ्री होंगे, और खासतौर से हरियाणा का आपके ही राज्य का जिक्र है कि उनको स्टेट गवर्नमेंट में, पुलिस में या बाकी पोस्ट पे लगाया जाएगा। इसको लेकर भी क्या कांग्रेस ने कोई रिसर्च की है कि वो चीज़ से भी क्या एक फ़ायदा होता है कि भाई उनको भी किसी तरह से पुलिस में या बाकी आर्म फोर्सेज में एडजस्ट किया जा सके? देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हरियाणा का ही दूंगा, बाकी जगह भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरे देश में स्थिति। हरियाणा में तो भाजपा की सरकार रही है। कहा था कि अग्निवीरों को पक्की नौकरी देंगे, लेकिन हरियाणा में 30,000 से ज़्यादा जो एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, उनमें से इन 10 वर्षों में 543 को सरकार ने, हरियाणा सरकार ने नौकरी दी, वेटिंग लिस्ट में बाकी। तो ये कहने में और करने में ये जो अंतर है, ये कथनी और करनी में जो ये अंतर है, यही कारण है कि देशवासियों ने इस योजना को पूर्णतः रिजेक्ट करने का काम किया है। और ये इस आंकड़े में आपका संपूर्ण जवाब है। उन एक्स सर्विसमैन को ही नहीं लगाया। अब अग्निवीर, वो तो पूरी तरह फुल्ली ट्रेंड हैं, उनको ही सरकार ने नौकरी नहीं दी। तो अग्निवीर को, ये हरियाणा की सरकार, भाजपा सरकार की नीयत है, ये हरियाणा की भाजपा सरकार की नीयत है। हम अपने हरियाणा में घोषणा पत्र में तो खैर जो रखेंगे प्रावधान, हम तो एक्स सर्विसमैन्स के लिए भी और अग्निवीर के लिए भी उनको गारंटीड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हरियाणा चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या बाकी डिपार्टमेंट्स हो, वो हम अपने घोषणा पत्र में प्रावधान करेंगे हरियाणा। लेकिन भाजपा ने क्या किया, प्रश्न इस बात में। दीपेंद्र जी, एक सवाल मेरा है कि जब अग्निवीर योजना आई थी तो सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि इससे जो एवरेज एज है फौज का वो कम होगा। क्या आपको लगता है कि तो उसका कुछ फायदा अग्निवीर का फौज की एवरेज एज में बढ़ा? देखिए, ये हमने उस समय भी कहा था कि फौज में जोश और होश के मिश्रण से किसी देश की फौज मजबूत होती है। और अनुभव, ट्रेनिंग और जो बाकी फैक्टर्स जो अभी मैंने कहा कि भाई अपने भविष्य को लेकर निश्चितता,
उससे मनोबल पे सीधा प्रभाव पड़ता है। जो सबसे बड़ी बात जो मैंने पहली फाइंडिंग बताई, जो पहली फाइंडिंग लिखी गई इस इंटरनल रिपोर्ट की जो फाइंडिंग आई कि आपस में प्रतिद्वंदता और प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है। पहले आपस में सहयोग, आपस में एक दूसरे पे जान न्यौछावर करने की भावना, एक दूसरे के लिए मरने मिटने की भावना, देश के लिए मरने मिटने की भावना ज़्यादा थी। तो आज ये देश की जो फौज है, उस फौज में जो कमराडरी जिसको कहते हैं, कोहेसिवनेस जिसे कहते हैं, उसकी जगह एक्सट्रीम कम्पिटिटिवनेस ला दी इन्होंने, तो नष्ट कर दी उस मनोबल को, उस भावना को, उस फैब्रिक को नष्ट कर दिया। तो यही कारण है कि फौज की जो एवरेज एज हमारी पहले थी, उस एवरेज एज में दोनों ही का मिश्रण था, एक्सपीरियंस्ड का भी था और हमारे जो रिक्रूट होकर नए फौजी आते थे उनका भी था, और इसीलिए हमारे देश की फौज महान कहलाई गई। थैंक यू।